हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पीईटी, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग और पीएटी में जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं ये, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और लगाइए, आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। और लगातार हम ये फिजिक्स का चौथा वीडियो है जो कि, और इसी प्रकार से आगे भी हम लगातार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी अपडेट कर रखा है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको पीटी और पीपीएसटी और साथ ही पीएटी और बीएससी नर्सिंग की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास। इससे पहले भी मैंने 20 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ से देखते हैं, आज पूरे 50 क्वेश्चन यानी जो 30 क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करेंगे। क्वेश्चन है, एल भुजाओं वाली किसी वर्ग के शीर्षों पर रखे 4 कण के कारण उस वर्ग के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान होगा। तो यहाँ पास एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, राइट, गुरुत्वीय विभव को निकालने के लिए, राइट, v बराबर, तो विभव, गुरुत्वीय विभव भी हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, एल भुजाओं वाली किसी वर्ग के शीर्षों पर रखे 4, है ना, कितना दिया है, 4 कण दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पास 4 लिखेंगे। और उसके उस वर्ग के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव, तो उसका मान कितना होता है, Gm/L। ठीक है, जहाँ G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और M मास यानी गुरुत्वीय नियतांक, और ये आपके पास M द्रव्यमान है। ठीक है, और L उसकी लंबाई, भुजा की लंबाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक L लंबाई के स्टील तार का, ठीक है, स्टील तार का चुंबकीय आघूर्ण M है। अब यदि इसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया जाए तो इसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। यानी एक L लंबाई का तार है, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक अर्धवृत्ताकार, ठीक है, स्टील का तार, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक, तो इसे अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार किस प्रकार से होगा, यानी कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, अर्धवृत्ताकार कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्ताकार हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये अर्धवृत्त बन जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से अगर बनता है तो इसमें चाप में वृत्ताकार चाप, ये वाला जो है ना, ये वृत्ताकार चाप हो गया इसका, राइट। तो वृत्ताकार चाप में मोड़ा जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण, तो आपको पता होगा चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो उसके अनुसार जब अर्धवृत्ताकार में हम जब उसको टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, यानी इस प्रकार से 2m हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम इसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे, 2m/π, जहाँ m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चंस, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर, मतलब ये क्या होगा, वर्टिकल, है ना, तो वर्टिकल ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति का कोण का मान होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो मैग्नेट वाला जो चैप्टर है क्लास 12th में, ठीक है, तो उसमें आपका एक एंगल ऑफ डीप पढ़ा होगा आपने, है ना, नति कोण, राइट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस वहीं का है, तो इस प्रकार से नति के कोण का मान पूछा गया है, ठीक है, और √3 गुना है उसका जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक किस प्रकार से होगा, इस प्रकार, है ना, और वर्टिकल किस प्रकार का होगा, इधर ऐसा। तो इस प्रकार से ये क्षैतिज घटक के साथ जो बोला है कि √3 गुना होगा, तो इस स्थान पर नति के कोण का मान होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है और कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा, किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा, ये आपको बताना है इसमें से। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से आपके पास मिनिमम पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये वाले पॉइंट पे मतलब पॉइंट डी पर ये मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पास, देन अगेन फिर कम डिक्रीज होने लगता है, लेकिन जब डिक्रीज होगा तो ये वाले जो कंडीशन में आता है तो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो आ जाएगा फिर, ठीक है। बट यहाँ पास क्योंकि ये वाली लाइन से टच नहीं है इसलिए जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा, राइट। तो अगर इस बिंदु ई पर अगर हम इसका देखें अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर ए ई होगा, ठीक है। बिंदु ई पर वो बिंदु क्या होगा, नेगेटिव अपने को मिलेगा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर खून धमनियों को भेजता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हृदय का दाब, उसका प्रेशर कितना है, 150 mm पारा स्तंभ के बराबर है यदि पारे का घनत्व 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तथा जी का मान, जी क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो हृदय की क्षमता वॉट में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, वॉट में निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, उस वैल्यू को आप यहाँ पास कंफर्म कर लें, ठीक है। सबसे पहले दिया यदि पारे का यहाँ घनत्व है ना, ठीक है, तो ये मीन्स घनत्व, इसका मतलब अपने पास क्या है, ρHg, ठीक है, ये घनत्व है, पारे का घनत्व, ये कितना दिया हुआ है, 13.6 × 10⁻³ है ना, किलोग्राम मीटर, ठीक है, पर मीटर क्यूब -3 कर दीजिए, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रेशर, है ना, प्रेशर क्या दिया हुआ है यहाँ पास, पी फॉर प्रेशर, राइट। तो प्रेशर कितना दिया, 150 मीटर mm ऑफ Hg, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, तो P = फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टी, राइट। तो यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, तो वर्क का आपको पता होगा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो वर्क अपॉन 60, राइट, तो जूल पर सेकेंड आ गया, ओके। ये पी की वैल्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको वर्क डन फाइंड करना है, राइट। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इतना आप नोट कर लें, फिर अब आगे देखिए। वर्क डन के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है W = प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, H⍴g इंटू V इज अ वॉल्यूम। तो H कितना था, हाइट, यहाँ पास प्रेशर के लिए जो ये दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चंस में कि हृदय का दाब, प्रेशर कितना 150 mm ना, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो कितना आएगा 150/1000, ओके। ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया लीटर में, mm में दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने। देन अगेन आप फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट रो, तो रो का मान मैंने बोला था ρg, ठीक है। ρHg की वैल्यू क्या है, 13.6 इंटू उसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर में, तो कितना आएगा 1000 इंटू जी की वैल्यू कितना है, 10 है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपके पास, यानी 5 लीटर, ठीक है। तो लीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5/1000 आएगा, राइट, ओके। अब यहाँ से देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, राइट। तो यहाँ से आपके पास देख सकते हैं
ये 0 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, एक 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना आपके पास 5/10, और इधर क्या बचा उसको लिखो आप 15 इंटू 13.6 है। ठीक है, तो अब ये आप इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, उसको देख लीजिए 13.6, और ये 5/10 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा यहाँ पास, तो लिख दीजिए यहाँ पास 0.5। राइट, अब इनका मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, तो 0.5 इंटू 13.6 इंटू 15, तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 5 30 आएगा, और 13 में इधर 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 5 3 15 होता है, 15 और 3 8 हो गया, और 5 1 5। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपके पास, और एक कैरी, तो ये मिल गया आपको 6.8। ओके, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6.8, तो उसको लिखिए आप, तो ये लिख देंगे आप 15 इंटू 6.8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, मीन्स ये आपको क्या मिला, ये वैल्यू मिल गई W की वैल्यू। ठीक है, ये W मिल गया आपको। अब इसके आगे आपको क्या निकालना है, P यानी वॉट में फाइंड करना है ना, पावर निकालना है आपको। तो मैंने पहले ही पावर का फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू W/60 जूल पर सेकेंड आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब उसको देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पास, तो P इज इक्वल टू W की वैल्यू अभी कितना आई थी आपके पास 15 इंटू 6.8 अपॉन 60, तो 15 1 जा 50, 15 4 जा 60। राइट, 4 से अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और कितना बचा आपके पास 2 2 8 28 हो गया, 4 से 1 जा 28 1.7। ठीक है, तो 1.7 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.7 आ रहा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन है, यदि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 250 वोल्ट द्वारा आवेशित कर 100 वोल्ट से आवेशित 5 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उभयनिष्ठ विभव बताना है आपको। ठीक है, इसमें से कॉमन पोटेंशियल बताना है, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। राइट, नेक्स्ट देखिए, आपके पास सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। राइट, इस प्रकार से ये सर्किट 4 रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम का, और एक लोड रेजिस्टेंस, मतलब एक और रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में दिया हुआ है, वो है R। तो A और D, ठीक है, A और D मीन्स इन दोनों के लिए बोला है, A D के मध्य तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है, यहाँ 3 ओम दिया हुआ है, उपरोक्त परिपथ में R का मान है। तो अब यहाँ पास इसका R की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो अब R की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। ये एक्चुअल में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, तो इस क्वेश्चंस को क्या किया गया था, विलोपित कर दिया गया था। राइट, तो इस क्वेश्चंस को विलोपित कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चंस हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, क्योंकि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो पाना, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए 28, R त्रिज्या की द्रव की कुछ निश्चित गोलाकार बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और आयतन V है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा एनर्जी इज इक्वल टू 3VT 1/R माइनस 1/R उत्सर्जित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति को 2 गुना किया जाए तो निरोधी विभव होगा।
यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन n कक्षों में ऊर्जा En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को कुल मूल अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ले जाने में आवश्यक ऊर्जा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, समतल एक्स वाई में बिंदु एक्स वाई पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू -kxy द्वारा दिया जाता है। मूल बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलता है, तो कितना बदलेगा वो आपको बताना है। तो केवल त्रिज्या जितना है उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि मूल बिंदु से दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल बिंदु से परिधि तक की दूरी कितना होगा, त्रिज्या का दिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है, 3 आवेश -q, कैपिटल Q और -q समान दूरी पर एक सरल रेखा में रखा गया है, यानी एक सरल रेखा है, 3 आवेश रखे गए हैं यहाँ पास। ठीक है, एक -q है, एक +q और दूसरा भी आपके पास -q है। यदि 3 आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा शून्य है, इनका स्थितिज ऊर्जा कितना है, 0। कितना, 0। तो Q का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये लास्ट दोनों का क्या करना है, आपको अनुपात बताना है यहाँ पास। तो यहाँ पास अनुपात जो पूछा गया है इन दोनों का, तो 1:4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अब आपके पास देख सकते हैं, ये जो आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पास P, Q, R और S ये 4 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और ये बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये G क्या है, G इज डिनोटेड बाई गैल्वेनोमीटर। सो ऊपर दिखाए अनुसार सेतु को संतुलित करने हेतु S यानी S के समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ जो 6 ओम लगा हुआ है, इसी के समांतर करने में उसे कितना ओम लगाना पड़ेगा, ये पूछा गया, कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, P/Q इज इक्वल टू R/S पढ़ा था। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपको पता होगा तो। नेक्स्ट, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व। तो देखिए, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या है आपके पास, P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस S है आपके पास, इसके साथ पैरेलल ऑर्डर में, मतलब समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा। तो हम सपोज करते हैं इसके साथ हमारे पास ये R कोई एक रेजिस्टेंस होगा ना, पैरेलल फॉर्म में, जो कि हम इसके साथ लगा देते हैं। तो पहले आप इसको फाइंड कीजिए। ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 9 ओम है, और Q की वैल्यू 11 ओम है, और R की वैल्यू 4 ओम है। तो यहाँ से हम S की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो Q इंटू R अपॉन P, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू यहाँ से 11 है, 11 इंटू R की वैल्यू 4 और अपॉन P की वैल्यू 9। मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 44 अपॉन आएगा 9, राइट। ये मिल गई आपको S की वैल्यू 44/9 ओम, करेक्ट। अब आपको S, इसके साथ हमने R, यानी ये जो S है इसके साथ हमने स्मॉल r पैरेलल ऑर्डर में हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/, इसको हम ले लेते हैं अब S डेज, ये S डेज हो गया, ओके, राइट। तो अब अपने को इसको फाइंड करना है, S डेज इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट हैं, यानी 1/r और प्लस 1/6, ओके। तो अब S डेज की वैल्यू आपके पास यहाँ कितना आया हुआ है, 44/9, उसको पुट करेंगे। तो देख लीजिए, अब यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, 1/,
एस डेज की वैल्यू 44/9 इज इक्वल टू 1/r और 1/6। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो रेसिप्रोकल है तो ये 9 इसके न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो कितना आएगा 9/44। ओके, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे का बताता हूँ। अब देखिए, अब इसको क्या करना है आपको, 9/9/44 और इस साइड था आपके पास 1/r प्लस 1/6 था। अब इसको 1/6 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा 9/44 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/r। ओके, अब यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए 54 आएगा, और 1 में 44 का तो 44 आएगा, और 44 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 264 आएगा, 1/r। ओके, अब 54 में 44 को माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको 10 डिवाइडेड बाई 264 इज इक्वल टू 1/r। अब आपको यहाँ r की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपके पास r इज इक्वल टू 264 और अपॉन 10 होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मीन्स आपके पास कितना है 132/5 ओम। कितना आ गया 132/5, 132/5 ओम, राइट। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है 132/5 ओम। अगर तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन में ये नहीं दिया हो, है ना, तो क्या हो सकता है, आपको डिवाइड करके निकालना है। तो डिवाइड करके देख लीजिए, ऑप्शन में एक और ऑप्शन दिया जा सकता था, तो देख सकते हैं कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 2 बचे, फिर इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, और 5 4 जा 20, मतलब 26.4 ओम भी ये ऑप्शन में अगर होता तो ये करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देख लीजिए, आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है। अब इस परिपथ में 5 ओम यानी 5 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी 10 कैलोरी पर सेकेंड है, तो 4 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 कैलोरी पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभिन्न त्रिज्याओं r और लंबाइयों l की 4 छड़ों को 2 अलग अलग ताप के ऊष्मीय हौज से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा ऊष्मा का चालन सबसे अधिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 36 क्वेश्चंस। तो ये 36 क्वेश्चंस देख लीजिए। एक दीवार की 2 परतें ए और बी विभिन्न पदार्थों से बनी है। दोनों परतों की मोटाइयां समान है। परत ए की ऊष्मा चालकता के ए इज इक्वल टू 3 KB। इस दीवार के सिरों पर तापांतर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापीय साम्यावस्था में है। तो देखिए इस प्रकार से इसका जो आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये किसी प्रकार से ये क्वेश्चंस गलत था, इसलिए व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चंस को विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं 37 क्वेश्चंस। देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस है 590 नैनोमीटर तथा एक अज्ञात तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के मिश्रण द्वारा यंग द्विस्लिट प्रकाशित किया जाता है। इससे प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप दोनों तरंग दैर्ध्यों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूपों का संयुक्त प्रतिरूप प्राप्त होता है। दोनों तरंग दैर्ध्यों से प्राप्त व्यतिकरण चित्र का केंद्रीय उत्कृष्ट संपाती होता है। तरंग दैर्ध्य का तीसरा दीप्त उच्चिष्ट अज्ञात तरंग दैर्ध्य के चौथे दीप्त उच्चिष्ट के संपाती होता है। तो दी गई जानकारी से अज्ञात तरंग दैर्ध्य का आपको मान निकालना है। ओके, तो इसका अगर देखेंगे तो कितना आएगा आंसर 44 मतलब 442.2
5 नैनोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण दो प्रकाशीय माध्यम ए और बी जिनके अपवर्तनांक दिए गए हैं, ठीक, 4/3 और 3/2 से गुजरती है। यदि माध्यम ए और बी की चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तब दोनों माध्यमों की संयुक्त प्रकाशीय दूरी बताना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चंस को और हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 38 का फिर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पास जो पूछा गया है दोनों माध्यम का संयुक्त प्रकाशीय दूरी पूछा है, तो 43/3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपके पास, दो रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिव पदार्थों ए और बी के 6 नियतांक क्रमशः 5 लेम्डा एवं लेम्डा है, तो t = 0 पर उनके नाभिकों की संख्या समान है। कितने समय बाद ए और बी के नाभिकों की संख्या का अनुपात 1/e² होगा, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चंस है ये इसे भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल है ना, हाफ पीरियड 5 मिनट है, ठीक। अब इसमें ये बताया गया है कि 20 मिनट में पदार्थ की कितनी मात्रा क्षय होगी, उसकी मतलब एफिशिएंसी हम या फिर डिकेड बता सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 20 मिनट विल बी। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा 93.75% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बर्फ पर लोहे का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है, तो बर्फ पर लोहे का सर्पी घर्षण गुणांक कितना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं इसको, तो इसका आंसर 0.08 होगा। नेक्स्ट, किसी भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता निम्न प्रकार से दिया गया है, P = P0 एक्सपेंशन माइनस a² a जहाँ पास त्वरण है और t समय है, जहाँ t एवं a नियतांक है, ठीक। तो अब यहाँ पास ये बता दिया गया कि a और t क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं। तो अब बताना है कि a बीमाहीन राशि होगी या a की बीमा -t (2) होगा, या फिर a की बीमा t(2) होगा, या a की बीमा वही होगी जो p की होगी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a की बीमा t(2) होगा, क्योंकि भौतिक राशि p की समय पर निर्भरता निम्न प्रकार से दिया गया है। तो ये जो आपके पास ये अकॉर्डिंग टू दिया हुआ टाइम, तो टाइम के लिए आप क्या निकालेंगे, t(2). ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन गैप उनका मान दिया हुआ है क्रमशः Eg1, Eg2 एवं Eg3 है कि इनके बीच आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो इस प्रकार का जब आपके पास दिया है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होते जाता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं यहाँ पास, तो Eg1 = Eg2 और Eg3। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन Pn संधि में अग्र एवं पक्ष अभिनत में आवेश वाहक के गति के लिए प्रभावी प्रक्रिया है, अग्र अभिनत में अनुगमन, पश्च अभिनत में विसरण, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास अग्र अभिनत में विसरण, पश्च अभिनत में अनुगमन, अग्र एवं पश्च अभिनत दोनों में विसरण, अग्र एवं पश्च में अभिनत। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, फॉरवर्ड के लिए इस प्रकार से बनेगा और रिवर्स बेस के लिए कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार का ये फॉरवर्ड बेस और ये रिवर्स बेस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों का ग्राफ बनता है, तो इसी के आधार पर ये प्रश्न भी पूछा गया है, राइट। तो इसका आंसर होगा कि अग्र अभिनति में विसरण, पश्च अभिनति में अनुगमन। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकाश किरण कांच से पानी में जा रही है, ठीक है, मीन्स ग्लास टू वाटर। कांच तथा पानी का अपवर्तनांक क्रमशः, अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और 4/3 है, तो क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रिटिकल एंगल विल बी
पूछा गया है तो कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी हम फॉर्मूले के आधार पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्रिटिकल एंगल की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पास हम ले लेते हैं साइन इनवर्स, देख सकते हैं आपके पास v की वैल्यू ये किसके लिए हो जाएगा 4/3 और इनटू फिर अपॉन में है c की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइन इनवर्स 4 2 8 और 3 3 9, 8/9। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक उत्तल लेंस वायु में वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जब उत्तल लेंस और वस्तु को एक द्रव में डुबो दिया जाता है तो तब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दोगुने आकार का बनता है। तो द्रव का आपको अपवर्तनांक बताना है, यानी द्रव का अपवर्तनांक बताना है आपको, राइट। तो इसका आंसर होगा कि 12/11 हो जाएगा इसका द्रव। ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा 12/11, म्यू इज इक्वल टू 12/11। नेक्स्ट देखिए, एक द्विपरमाणविक गैस जिसका प्रारंभिक ताप दिया हुआ है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका रुद्धोष्म संपीड़न कर आयतन को प्रारंभिक आयतन का 8वां भाग किया जाता है। संपीड़न के पश्चात उसका ताप कितना होगा ये आपको यहाँ बताना है। तो उसका ताप हो जाएगा 395.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक मोल मोनोक्रोमेटिक आदर्श गैस को प्रक्रम v² T इज इक्वल टू नियतांक के अंतर्गत ताप को 2 गुना होने तक प्रसारित किया जाता है। यदि गैस का प्रारंभिक ताप 400 केल्विन है तब गैस द्वारा किया गया आपको कार्य बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 300, इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो -200 R होगा, राइट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए 49, एक ए त्रिज्या के वक्र पर v मीटर पर सेकंड चाल से गति करते हुए किसी रेल के डिब्बे में एक लोकल द्वारा प्रति सेकंड n दोलन किए जाते हैं। यदि यह रेल डिब्बा विरामावस्था में हो तो लोलक द्वारा सेकंड n1 दोलन किए जाते हैं, तब v² का मान आपको बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है v² का। तो इसके अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन नंबर ए जी क्या है यहाँ पर से गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ए त्वरण, और ए हालांकि यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। फिर इसके बाद n⁴ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों से आने वाले प्रकाश के आयाम का अनुपात 2:3 है। यदि I0 अधिकतम तीव्रता हो तो परिणामी तीव्रता I क्या होगी जब वे पथांतर λ/3 पर व्यतिकरण करते हों। ठीक है, तब जहाँ लैम्डा क्या है प्रकाश के प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, तो इसको भी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कितना आएगा इसका आंसर 7/25 I0। ठीक है, राइट। I0 क्या है यहाँ अधिकतम तीव्रता, मीन्स हाईएस्ट इंटेंसिटी है आपके पास, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये आपके पास, ये आज के वीडियो में ये पूरा क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिया। मीन्स हमने फिजिक्स के 4 वीडियो अपडेट किए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, पीटी और पीपीएसटी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से आपके पैट और बीएससी नर्सिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि पीटी से संबंधित या पीपीएसटी से संबंधित जो भी जानकारी आपको अपडेट की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।